पेशेंट का ओरल कैविटी चेक करने के लिए, जिसके वजह से 90% ऑफ द टाइम क्या होता है कि पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो गलत हो जाता है। एंड क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, बट आप पेशेंट का ओरल कैविटी चेक कर रहे हो। सो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा। पेशेंट बोल रहा है कि आप मेरा दांत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि फाइनल ईयर बच्चों को भी बहुत सारा दिक्कत होता है। दैट इज चीफ कंप्लेन इज नॉट इक्वल टू प्रोविजनल डायग्नोसिस। लाइक बहुत बार जब पेशेंट आ जाता है क्लिनिक में, बच्चे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो जंप करते हैं डायग्नोसिस में। वो लोग मतलब जो हमारा कार्ड होता है, ब्लू कार्ड होता है, या फिर आपका जो भी केस हिस्ट्री का जो परफॉर्मा होता है, उसको बिना खत्म करके वो एक स्टेप बाय स्टेप ना जाके वो डायरेक्टली जंप करेंगे किसमें, डायरेक्टली वो पेशेंट का माउथ मिरर पकड़ेंगे। पेशेंट को पूछेंगे भी नहीं। आई हैड सीन स्टूडेंट्स जो कि पेशेंट को डायरेक्टली पूछेंगे भी नहीं कि क्या हुआ है, एंड वो डायरेक्टली जंप करेंगे पेशेंट का ओरल कैविटी चेक करने के लिए, जिसके वजह से 90% ऑफ द टाइम क्या होता है कि पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो गलत हो जाता है। एंड क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, बट आप पेशेंट का ओरल कैविटी चेक कर रहे हो। सो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा। पेशेंट बोल रहा है कि आप मेरा दांत में कीड़ा लगा है, तो क्या आप चीफ कंप्लेन में इसको क्या लिखेंगे? क्या आपको ये लिखना सही रहेगा कि पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिकेड टूथ? क्या ये आपका सही चीफ कंप्लेन होगा? अगर ये नहीं लिख सकते हो तो फिर आप उसके जगह पे चीफ कंप्लेन में क्या लिखोगे, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। So guys, watch the video till last and don't forget to like, share and subscribe this channel and also click on the bell icon to get the notifications first. So guys, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द वर्ल्ड। मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का इंटर्न हूँ। मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, देन आप नीचे दिया गया डायरेक्टर सर के कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके बात कर सकते हैं। एंड अगर आपको कॉलेज रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखना है या फिर कैसा एक्टिविटीज कैसा पढ़ाया जाता है, देन मेरे चैनल में ऑलरेडी सारे आप अपलोडेड है, आप वहां पे भी जाके सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप बीटीएस फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट से और आपको नोट्स जो कि हैंड रिटेन या फिर टॉपर्स नोट्स जरूरत है, या फिर आपको आंसर शीट में लाइक जो एग्जाम के टाइम पे आपको आंसर्स कैसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर होता है एक आंसर्स लिखने के लिए, अगर उसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, देन आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहां से भी मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था, आज का हमारा डिस्कशन है कि चीफ कंप्लेन और प्रोविजनल डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग मतलब अगर मैं थियोरिटिकली बोलूं तो बहुत लोगों को पता है कि चीफ कंप्लेन जो होता है वो पेशेंट के ओन लैंग्वेज में होता है। यानी कि जब पेशेंट बोल रहा है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, पीछे वाला ऊपर का दांत का दर्द हो रहा है, देन एट दैट टाइम यू आर राइटिंग दैट इज कॉल्ड ओनली चीफ कंप्लेन कि पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द लोअर या फिर अपर राइट बैक टूथ रीजन। बट पॉइंट ये है कि हम बहुत बार देखे हैं, मतलब फाइनल ईयर्स में बच्चे आते आके भी या फिर काफी टाइम तो इंटर्न्स भी देखा गया है कि वो बिना चीफ कंप्लेंट पूछ के डायरेक्टली वो लोग क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जंप करते हैं एंड वो डायग्नोसिस भी दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। देखिए, आपका गलती तब होगा जब आप एक परफॉर्मा एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे। आपका जो फ्लो चार्ट मान लीजिए, जैसे हमारा शुरू होता है चीफ कंप्लेंट से, चीफ कंप्लेन पहले होगा, फिर पास्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस होगा, फिर उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट डेंटल हिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका पर्सनल हैबिट्स, फिर एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन, फिर इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आपका आता है प्रोविजनल डायग्नोसिस, उसके बाद आएगा आपका रेडियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन या फिर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर आपका आता है फाइनल डायग्नोसिस, देन उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान, उसके बाद आपका प्रोग्नोसिस, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट डन जो आप करेंगे। और इन बिटवीन अगर आपको कुछ मेडिकेशंस देने का जरूरत पड़ा तो उसको भी आप मेंशन करते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है। जो बना है वो तो कभी बेवकूफ है नहीं कि जो वो डायरेक्ट, नहीं तो फिर क्लिनिकल फाइंडिंग से शुरू होता है चीजें, डायरेक्ट नहीं तो प्रोविजनल डायग्नोसिस से ही शुरू होता है ना। सो क्यों चीफ कंप्लेन में शुरू होता है? क्यों चीफ कंप्लेन से आपको, देखिए मैं हर बार मेरा ऑलरेडी
एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है केस हिस्ट्री को लेके। सो जहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेशेंट का नाम भी क्यों इंपॉर्टेंट है जानना। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लिनिक में एक बंदा आया है, ठीक है, आप उसको बुलाएंगे, ए इधर आ, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। बट अगर आप पुकार रहे हैं कि अभिषेक सुन, सो ये जो बात बोलना है, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लिनिक में पर डे 100 पेशेंट देख रहे हैं, उसमें अगर आप एक पेशेंट को उसके नाम से बुलाएंगे, सो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली उसको अफेक्ट करेगा। उसको दिमाग में वो बैठेगा कि नहीं, ये बंदा 100 पेशेंट देखा है, उसके बाद भी ये मेरा नाम याद करके मेरे को बुलाया है। वहां पे उसको एक मिलेगा कि नहीं, मैं जिस डॉक्टर के पास आया हूं वो मेरे को ठीक कर सकता है। ये पहला चीज है। फिर एज, क्यों एज जाने, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट डिजीजेस होता है। सेक्स, मेल में अलग सा डिजीज है, फीमेल में अलग सा डिजीज है। सो अगर आप एग्जाम्पल आपके पास एक मेल पेशेंट आया है, सो आप सिर्फ फीमेल वाला डिजीज को इसके साथ कोरिलेट नहीं करेंगे। सो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डाटा जो है वो आपको हेल्प करता है डायग्नोसिस देने में। फिर एड्रेस, एड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैसे एड्रेस इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के टाइम पे एक बंदा चाइना से आया है इंडिया, चाइना में पहले कोविड दिखा गया था, फिर वो इंडिया में आया। सो उसको अगर पूछा जाए तू पहले कहाँ पे रहता था, वो बोलेगा चाइना। सो यू विल बी नोइंग अबाउट द डिजीज इवन फ्रॉम द एड्रेस, कहाँ पे पहले लाइक जैसे टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया। सो ये सारी चीजों आपको एड्रेस से पता चलेगा। जैसे ओडिया का मूवी एक हुआ था दमन करके, सो ये सारी चीजें एड्रेस से पता चलता है, इसलिए डेमोग्राफिक डाटा इंपॉर्टेंट है। फिर चीफ कंप्लेंट, पेशेंट बोल रहा है कि पेन कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द लोअर राइट बैक 2-3 जन, यानी कि आपको एक चीज पता चल गया कि लोअर राइट बैक का बात हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। एंड दैट टू बी लोअर राइट बैक, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि कहीं ना कहीं ये मेरा पोस्टेरियर टीथ के बारे में बात हो रहा है, यानी कि प्रीमोलर्स और मोलर्स का बात हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ थर्ड मोलर के बारे में भी बात हो सकता है। सो ये आपके दिमाग में एक चीज आ गया कि अच्छा, चीफ कंप्लेंट से मेरे को इतना सारी चीजें पता चल गया। फिर उसके बाद आप पेन को डिस्क्राइब कर रहे हो। अगर पेशेंट का कंप्लेंट पेन है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। सोक्रेट्स के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, रेडिएशन, एग्रेवेटिंग फैक्टर, टाइम, सिवियरिटी। सो इसमें आपको पेन को डिस्क्राइब करना होता है। अगर पेन भी नहीं है, मान लीजिए स्वेलिंग है, कब हुआ था स्वेलिंग, सो जो स्वेलिंग है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं, ब्लीडिंग हो रहा है क्या वो स्वेलिंग से, पोस्ट डिस्चार्ज है कि नहीं, फीवर के साथ एसोसिएटेड है क्या, कोई सिस्टमिक आपको सिम्टम्स दिख रहा है क्या, इस सारी चीजों से ये रिलेटेड है। सो उसके साथ भी कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर सकते हैं। फिर आपका आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आप डायग्नोसिस देने के बाद आप जो ट्रीटमेंट करेंगे, अगर पेशेंट को सिवियर डायबिटीज है एंड आपने उसको कंट्रोल ना करके एक्सट्रैक्शन कर दिया या फिर कोई सर्जरी कर दिया, ब्लीडिंग स्टॉप होगा नहीं, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होगा, डिलेड वुंड हीलिंग, यानी कि घाव जो है वो सूखेगा नहीं। तो इसीलिए प्रॉपर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पहले जानना जरूरी है डायग्नोसिस देने से पहले। फिर आता है पास्ट डेंटल हिस्ट्री। क्यों पास्ट डेंटल हिस्ट्री, हो सकता है पेशेंट को जिस दांत में पहले दर्द हो रहा था, मतलब अभी जो कंप्लेन लेके पेशेंट आएगा, सर मेरा वही पीछे वाला दांत नीचे का दर्द हो रहा है, हो सकता है उसी दांत में पेशेंट पहले रूट कैनल ट्रीटमेंट करवाया हो। आपको वो कैसे पता चलेगा, जब पेशेंट बोलेगा। सो वो एक्सपीरियंस। एंड दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले वो जो जिस डॉक्टर को दिखाया था, उसका एक्सपीरियंस कैसे था उस डॉक्टर के साथ, क्या वो कोऑपरेटिव था, वो डॉक्टर अच्छे से ट्रीट किया था, वो कौन बताएगा, वो पेशेंट बता पाएगा, आप खुद ही नहीं जान सकते हैं ना। फिर आता है पर्सनल हिस्ट्री, खाने के ऊपर। अगर कोई सिर्फ नॉनवेज खाता है तो उसका जो दांत का स्ट्रक्चर होगा वो अलग रहेगा। जो सिर्फ वेज खाता है उसका दांत का स्ट्रक्चर अलग रहेगा। जो सिर्फ दारू पीता है, जो गंजा फूकता है, सुट्टा फूकता है, ये हर केस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैटर करता है। उस हिसाब से आपके डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। बिकॉज अगेन पर्सनल हिस्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपीएमडी को लेके बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है, लोग दिखाने नहीं आते, बिकॉज 90% केसेस में ओपीएमडी को लेके पेशेंट को कुछ कंप्लेन रहता नहीं है, इट्स अ एक्सीडेंटल फाइंडिंग। मैं कल भी एक केस देखा हूं जिसमें ल्यूकोप्लाकिया मेरे को एक्सीडेंटली मैंने देखा था। सो ये सारी चीजें कैसे आपको पता चलेगा, जब आप प्रॉपरली हिस्ट्री लेंगे। सो वंस आपका पर्सनल हिस्ट्री हो गया, फैमिली हिस्ट्री भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट फिर भी मैं बताऊंगा, लाइक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा था खुद, जब मेरा जनरल मेडिसिन का एग्जाम था, सेकेंड इंटरनल का, एट दैट टाइम मेरे को एक थैलेसेमिया का पेशेंट मिला था।
एंड उसका कंप्लेन ये था कि सी इज अराउंड 35 ईयर्स ओल्ड एंड उसका ऑलमोस्ट 15-20 साल से पीरियड्स हुआ ही नहीं है, फीमेल पेशेंट था एंड उसको हर मंथ ब्लड चढ़ाया जा रहा था। एंड फैमिली हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब पूछा कि थैलेसीमिया 90% मतलब थैलेसीमिया का चांसेस है कि वो जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिकली वो अफेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर दो मैरिड कपल लाइक एक मेल और एक फीमेल दोनों अगर थैलेसीमिया से सफर कर रहे हैं तो 90% चांस है कि उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो भी थैलेसीमिया से सफर करेगा। सो हाँ, एक कपल को है देन इट्स कहीं ना कहीं जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। बट अगर दोनों पेशेंट थैलेसीमिया से पीड़ित है तो ये तो अभी लीगल हो गया है कि इफ यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग योर अनदर पार्टनर कि आपको थैलेसीमिया है देन ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्राइम में माना भी जाता है। सो इसीलिए मेरे को भी तब पता चला जब मैंने पूछा कि आपके लाइक इन लॉज को छोड़ के आपके खुद के फैमिली में किसी को ऐसा काइंड ऑफ डिजीज है, देन वो बोला कि मेरा भाई को एनीमिया था, सीवियर एनीमिया था। सो वो एनीमिया कहीं ना कहीं थैलेसेमिया एनीमिया ये सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। सो कहीं ना कहीं ये सारे रिलेटेड होते हैं। सो इसीलिए फैमिली हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। सर्जिकल हिस्ट्री भी एक होता है। सर्जिकल हिस्ट्री क्यों जरूरी है, क्योंकि पेशेंट का पहले वाला जो सर्जरी हुआ था उसका एक्सपीरियंस कैसे था। मान लीजिए किसी का थर्ड मोलर एक्सट्रैक्ट किया गया था, अभी उसका मान लीजिए फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो थर्ड मोलर का एक्सपीरियंस कैसा था उसका, वो कैसे पता चलेगा, जब पेशेंट बताएगा आपको। इसीलिए पहले जब पेशेंट आ रहा है मेक श्योर दैट माउथ मिरर और प्रोब को आपको पकड़ना नहीं है, आपको पूरा दूर रखना है। पेशेंट से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, पेशेंट से पूछिए, समझिए कि पेशेंट आपके पास क्यों आया है। तुरंत आया कि नहीं माउथ मिरर प्रोब पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, चेक करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसके बाद हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है। क्लिनिकली आपको अगर डेंटल कैरिज सिर्फ दिख रहा है देन दो डायग्नोसिस हो सकता है। मैं आज आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस बता रहा हूँ फिर से। मैं ऑलरेडी आपको एक इसके रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूं, बट फिर भी मैं फिर से आपको बता रहा हूं। डेंटल कैरीज है, डेंटल कैरीज इज अ क्लिनिकल फाइंडिंग ओनली। उसका डायग्नोसिस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा। दूसरा बात, अगर डेंटल कैरीज है एंड टीओपी पॉजिटिव है, योर प्रोविजनल डायग्नोसिस विल बी अपाइकल पेरोडोंटाइटिस। अगर डेंटल कैरीज नहीं है बट टीओपी पॉजिटिव है, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन, योर डायग्नोसिस विल बी अपाइकल पेरोडोंटाइटिस। पेशेंट को पेन है, डेंटल कैरीज नहीं है, टेंडरनेस एंड परकशन नेगेटिव है, बट खाना फंस रहा है, ब्लीडिंग एंड प्रोबिंग प्रेजेंट है, पॉकेट प्रेजेंट है, लोकलाइज्ड पेरोडोंटाइटिस होगा। सो ये 4-5 चीजों में आपको खेलना पड़ेगा, हर समय आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत बार मैं देखा हूं कि लाइक बच्चे लोग ना, पेशेंट जब कंप्लेन ऑफ पेन करता है वो ढूंढते रहते हैं कहां पे डेंटल कैरीज है, कहां पे डेंटल कैरीज है। क्यों ढूंढना है? हो सकता है कि उसका पेन डेंटल कैरीज की वजह से ना हो सकता है उसका खाना फंसने के वजह से हो रहा है, हो सकता है कि बोनलेस के वजह से हो रहा है, हो सकता है कि पॉकेट के वजह से हो रहा है। सो आप हर समय डेंटल कैरीज को मत ढूंढिए। ये एक बहुत बड़ा गलती होता है हमारा थर्ड ईयर फाइनल ईयर एंड बहुत सारे इंटर्न से भी इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो आता है हमारा, अभी थोड़ा सा हम एप्सिस की तरफ जाते हैं। एप्सिस में क्या होता है, बेसिकली दो तरह का एप्सिस का बात होगा। एक है आपका एक्यूट एप्सिस, पेरियापिकल एप्सिस, और एक होता है क्रोनिक पेरियापिकल एप्सिस। क्रोनिक पेरियापिकल एप्सिस 90% ऑफ द केसेस में आप प्रोविजनल डायग्नोसिस में देंगे नहीं। उस केस में आप पल्पाइटिस देख सकते हैं डायग्नोसिस में, बट आप एप्सिस नहीं देंगे। अब लोकलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस, अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, डिपेंडिंग अपॉन द टेंडरनेस एंड परकशन आप दे सकते हैं, बट आप कभी भी क्रोनिक पेरियापिकल एब्सेस को प्रोविजनल डायग्नोसिस में नहीं देंगे। बट एक्यूट पेरियापिकल एब्सेस आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकता है। कैसे? पहला चीज, पेशेंट का स्वेलिंग होगा, ओब्लिटरेशन होगा वेस्टिबुलर रीजन, साइनस ट्रैक्ट हो सकता है, पोस्ट डिस्चार्ज हो सकता है। इन दैट केस योर डायग्नोसिस विल बी एक्यूट पेरियापिकल एब्सेस, जो कि रेडियोग्राफिकली देखने के बाद वो इधर क्रोनिक पेरियापिकल एब्सेस हो सकता है या फिर पेरियापिकल सिस्ट भी हो सकता है। सो ये चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो इतना ही सिंपल सा चीज है, बस इतना ही है जो कि आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस में सिर्फ पल्प एंड पेरियापिकल इन्फेक्शन में देखना है। एंड इन 90% ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस इन इंडिया सिर्फ इतना ही चीजों को लेके हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। एक हो गया रिवर्सिबल पल्पाइटिस, एक हो गया इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, एक हो गया आपका अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, एक हो गया लोकलाइज्ड पेरियोडोंटाइटिस, एक हो गया आपका
एक्यूट पेरियापिकल एब्सेस। ये सारी चीजों को आप लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस में दे सकते हैं। So guys, thank you for watching the video and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast.